हैं कि मेगाबाइट्स की प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे जब आपने हाइड्रोलिसिस किया तो? सर उसका ऑक्सीडेशन नंबर देख के। हाँ, अब आपको समझ में आ गया कि जहां पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को आप क्या दे दो, OH माइनस, और जितना नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर आता है ऊपर उतने आप H प्लस जोड़ दो वहां पर। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है आपको? यस सर। चलिए, तो हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स खत्म कर लिया है, ठीक है, वी हैव कंप्लीटेड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। हम कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं उसके ऊपर, फिर हम आज नया चैप्टर शुरुआत करेंगे। ठीक है, ओके सर। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हम एस ब्लॉक के रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन इन द सेंस क्वेश्चंस कर रहे हैं एस ब्लॉक के। चलिए, आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मोर देन वन आंसर्स में भी करेक्ट। ऑप्शन ए आपको दिया है, आपको यहाँ पे कुछ ऑर्डर दिया जाएगा और उसके आगे आपको उसकी प्रॉपर्टी लिखी जाएगी, आपको बताना है क्या वो प्रॉपर्टी और वो ट्रेंड मैच करता है क्या। तो पहला आपको दिया है AgCl इज ग्रेटर देन AgF, दिस इज द ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर। ऑप्शन बी आपको दिया है बेरियम ऑक्साइड BaO ग्रेटर देन BaF2, यहाँ पर आपको बताना है मेल्टिंग पॉइंट, क्या ये मेल्टिंग पॉइंट का सही ऑर्डर है या नहीं है। नंबर 3 आपको दिया है BF2, BF2 is greater than BaF2, solubility, solubility in water। हाँ ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपको दिया है LiNO3 is less than RbNO3, थर्मल स्टेबिलिटी। चलिए, बताइए इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस सही हैं उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से। पहला क्या दिया है, AgCl is greater than AgF, आपको बताना है कोवेलेंट कैरेक्टर के हिसाब से। सर लास्ट वाला सही है। चलिए, आप सबसे पहले सारे अपने मार्क कर लो नोटबुक में, फिर बाद में बताना। किसी ऑप्शन में कोई डाउट, किसी को कोई ऑप्शन समझने में दिक्कत? बताइए। चलिए, पहला ऑप्शन क्या दिया है, कोवेलेंट कैरेक्टर। बताओ कोवेलेंट कैरेक्टर आप कैसे चेक करते हैं? कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे चेक करेंगे आप? कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जिस कंपाउंड में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है वहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, है ना। तो बताइए कहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होगी? AgCl। AgCl। में देखो यहाँ पर हम फाजान्स रूल यूज करते हैं, देखो सबको यस आंसर करना है। फाजान्स रूल यहाँ पर यूज करते हैं हम। फाजान्स रूल क्या कहता है, जितना कैटायन का साइज छोटा होगा उतना उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, उतना वो यस। पड़ोसी के इलेक्ट्रॉन्स को खींच पाएगा अपनी तरफ, ठीक है। जितना कैटायन का साइज छोटा हो या फिर एनायन का साइज जितना बड़ा हो, तो एनायन का साइज जितना बड़ा होगा उतने उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वीकली बाउंड होंगे न्यूक्लियस के साथ, तो वो आसानी से कैटायन की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो जितना छोटा कैटायन का साइज
या फिर जितना बड़ा एनायन का साइज उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा? बताइए, ये चीज आप सबको क्लियर है? यस सर। तो देखो, दोनों AgCl और AgF में कैटायंस तो हमारे सेम है, Ag प्लस और Ag प्लस, सिर्फ एनायन अलग अलग है। यहाँ पर है Cl माइनस और यहाँ पर है F माइनस। बताओ कौन सा एनायन बड़ा होता है? सर सीएल सर Cl माइनस Cl बड़ा माइनस। होता तो ए ऑप्शन सही है, है। यस यस सर। सर। ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, ऑप्शन बी देखिए। ऑप्शन बी में क्या दिया है? मेल्टिंग पॉइंट। आपको बताना है मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा। तो इसमें कैटायन सेम है हमारे पास, चेक करो, क्या कैटायन सेम है? यस सर। यस सर। कौन सा कैटायन है? बेरियम। बेरियम 2 प्लस बेरियम। एंड बेरियम 2 2 प्लस। यहाँ पर एनायन कौन सा है? O2 माइनस। सर। बेरियम ऑक्साइड के अंदर आपके पास कौन सा एनायन है? O2 माइनस। O2 माइनस। चलिए, और यहाँ पर BF2 में कौन सा एनायन है? सर F2। F माइनस। F माइनस है। ठीक है, यस सर। चलिए अब बताइए मेल्टिंग पॉइंट किस चीज पे डिपेंड करता है? स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड पे। तो जो बॉन्ड जितना मजबूत होगा, जहां मजबूत जोड़ होगी वहां मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। यस सर। बताओ मजबूत जोड़ किसकी होती है सबसे ज्यादा? सर एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रो नेगेटिव। हाँ, हम जानते हैं कि फेविकोल की जोड़ सबसे मजबूत होती है। सर जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव और नेगेटिव होता है उसका बॉन्ड ज्यादा मजबूत होता देखो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? किसी भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप कैसे लिखते थे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप कैसे लिखते थे? KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर, है। यस सर। ऐसे लिखते थे। यस सर। तो बताओ, कैटायन पे तो दोनों में सेम चार्ज है, दोनों कैटायन पे सेम चार्ज है, +2 +2। एनायन पे अलग अलग है, एक पे 2 माइनस है, एक पे 1 माइनस है। तो जहां चार्जेस का प्रोडक्ट ज्यादा होगा वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। बोलिए, जहां यस सर। चार्जेस का प्रोडक्ट ज्यादा होगा वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो मुझे बताओ किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग होगा? सर BF2 में। BF2 में। बेरियम ऑक्साइड में या बेरियम BF। F2 फ्लोराइड में? बेरियम फ्लोराइड। बेरियम फ्लोराइड। देखो मेरी बात को समझो, फ्लोराइड के ऊपर चार्ज क्या है? -1। माइनस। और ऑक्साइड के ऊपर? -2। तो किसमें चार्ज ज्यादा है? BaF2। अरे नहीं बी समझे फिर से। बेरियम ऑक्साइड ऑक्साइड, में। अच्छा। फ्लोराइड पे -1 है ना, हाँ सर, और वो मैं ऑक्साइड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड की वजह से बोला। F2 हाँ, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। देखो आप यहाँ पे देखो फोर्स क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, तो अगर चार्जेस डिफरेंट हैं तो सबसे पहले हम चार्जेस पे ध्यान देंगे। अगर चार्जेस सेम होते तब मैं देखता रेडियस को, मतलब साइज को। लेकिन यहाँ पे तो चार्जेस ही अलग अलग हैं, तो जहाँ चार्ज ज्यादा वहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, तो बताइए, ऑक्सीजन पे चार्ज ज्यादा है तो उसका यस सर। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए। यस सर। तो ऑप्शन बी भी हमारा सही होना चाहिए। बताइए, ठीक है। यस सर। चलिए अब नेक्स्ट कौन बताएगा मुझे? सॉल्युबिलिटी इन वाटर, कौन बताएगा नेक्स्ट? अथर्व? कौन बताएगा? यस, नेहा? सर BaF2 मोर सॉल्युबल है सर। कौन सा, बेरियम फ्लोराइड या बेरिलियम फ्लोराइड? सर बेरिलियम फ्लोराइड। बेरियम सर। अथर्व कौन ज्यादा होगा? बेरियम सर, क्योंकि सर वो आयोनिक नेचर सर, ग्रुप में जब हम नीचे जाते तो आयोनिक नेचर बढ़ता है, और वाटर भी एक पोलर सॉल्वेंट है तो उसमें सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। जब आप ग्रुप में नीचे जाते हैं
जब आप ग्रुप में नीचे जाते हैं तो बेरिलियम का साइज सबसे छोटा है और बेरियम का सबसे बड़ा है। तो जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। अच्छा, लेकिन जब हम यहाँ पे तो दो चीजें आती है ना। अगर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, देखो ध्यान देना, अगर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो फिर वो टूटेंगी नहीं ना। फिर अगर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो वो उनका सर बॉन्ड पर काफी आपने स्ट्रांग बोला होगा। सर आपने बोला था कि लाइक डिसॉल्व लाइक, तो फिर हाँ, पोलर में तो आयनिक ही जाएगा ना। लाइक डिजोल्व्स लाइक, सही बात है, लेकिन बॉन्ड टूटना भी तो चाहिए ना, टूटना भी चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, जब भी आपको सॉल्युबिलिटी इन वाटर चेक करनी हो तो आप क्या चेक करना, हाइड्रेशन एंथैल्पी। वो सारे कंपाउंड्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं जिनका हाइड्रेशन एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी से ज्यादा होता yes sir, है ना। जिसका हाइड्रेशन एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी से ज्यादा होता है वो सारे वाटर में सॉल्युबल होते हैं। हाइड्रेशन एंथैल्पी शुड बी मच मोर देन लैटिस एंथैल्पी, ये होना चाहिए। अब देखो मुझे, हाइड्रेशन किसका ज्यादा होता है, छोटे आयन का छोटे या बड़े आयन का। छोटे आयन। छोटे तो यहाँ पर एनायन छोटे तो दोनों आयन। में सेम है। देखो यहाँ पर एनायन दोनों में सेम है, F माइनस और F माइनस। एनायन तो सेम है ना इस बार, yes sir, एनायन यहाँ पर सेम है, F माइनस और F माइनस, सिर्फ कैटायन अलग है। आप समझ पा रहे हैं। sir, यहाँ पर बेरिलियम के अंदर क्या है, कैटायन हमारे पास Be2+, और यहाँ पे क्या है Ba2+। तो बताओ कौन सा कैटायन छोटा है, sir beryllium, बेरिलियम। जो छोटा कैटायन है उसका हाइड्रेशन ज्यादा होता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, और तो ऑप्शन सी सही है। yes sir, बताइए क्या आप समझ पा रहे हैं। yes sir, तो ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट बताइए, लिथियम नाइट्रेट वर्सेस रुबिडियम नाइट्रेट, किसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी। थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी। साक्षी, सर हमने आर्मी का कहाँ पढ़ा है सर, ये पढ़ा कि लिथियम का CS का ज्यादा होता है लिथियम से, क्या ज्यादा होता है। थर्मल स्टेबिलिटी। तो फिर करेक्ट है शायद तो सीजियम के नीचे क्या आता है बताओ। रुबिडियम। पर सर वो ये है ना रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो फिर कौन, उसका रुबिडियम। फ्रांसियम आता है सर। हम्म, रुबिडियम कहाँ से हो गया साक्षी रेडियो एक्टिव। आपको ग्रुप 1 के एलिमेंट्स तो याद है ना। हाँ, सर हाँ हाँ रुबिडियम नहीं है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, रुबिडियम सीजियम एंड देन फ्रांशियम। ये लास्ट वाला फ्रांशियम रेडियो एक्टिव है। यस सर, तो देखो यहाँ पर किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, रुबिडियम की। रुबिडियम की। तो ऑप्शन डी सही है, बोलो। यस सर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ये जब भी आपको ऐसे आयंस दिखे ना, जब भी आपको ऐसे आयंस दिखे जिसमें दो या दो से ज्यादा एटम्स हो, जैसे आपका NO3 माइनस, नाइट्रेट्स हो गए, कार्बोनेट्स हो गए, सल्फेट्स हो गए, तो इन सब में SO, NO, जैसे CO, ऐसे इन एनायंस में मल्टीपल एटम्स हैं, मतलब एक से ज्यादा एटम्स हैं। तो इन सब केस में आप क्या देखोगे कि इनकी थर्मल स्टेबिलिटी ग्रुप में नीचे आते वक्त घटती है, सॉरी बढ़ती है। इनकी स्टेबिलिटी ग्रुप में नीचे आते वक्त बढ़ती है। लेकिन अगर कोई ऐसे एनायंस हैं जिसमें एक ही एटम हो, जैसे मान लो आपका ऑक्साइड हुए, ऑक्साइड हुए या हेलाइड हुए, इसमें एक ही हो, मतलब O2 माइनस या फिर F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, जिसमें एक ही आयन हो,
एनायन के अंदर एक ही एटम हो, तो उस केस में ग्रुप में नीचे आते वक्त स्टेबिलिटी कम होगी। जब छोटे एनायंस होते हैं ना, छोटे एनायंस, तो छोटे एनायंस किसके साथ बॉन्ड बनाना पसंद करते हैं? छोटे केटायन के साथ या बड़े केटायन के साथ? छोटे छोटे केटायन के बड़े साथ। छोटे एनायंस छोटे केटायंस के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन जब आप नीचे की तरफ मूव करते हो तो केटायन की साइज तो बढ़ती जाती है। तो अगर एनायन छोटा है तब नीचे मूव करने पर उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप सब? यस सर। अगर एनायन बड़ा है, बड़ा एनायन का मतलब क्या हुआ? जैसे CO3 2 माइनस, NO3 माइनस, SO4 2 माइनस, तो जब भी ऐसे बड़े बड़े एनायंस होते हैं तो वो बड़े केटायन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। तो अगर बड़ा एनायन है तो आप जब ग्रुप में नीचे की तरफ मूव करोगे तो थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। साक्षी यस सर। क्या बोला मैंने अभी? सर एनाइंस में अगर नीचे जाएंगे तो फिर थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। मैंने क्या बोला अभी? अगर बड़ा एनायन है तो बड़ा एनायन कौन से केटायन के साथ बॉन्ड बनाना पसंद करेगा, छोटा या बड़ा? बड़ा। बड़ा केटायन के साथ। तो जब आप ग्रुप में नीचे जाओगे तो आपको बड़े केटायन मिलेंगे या छोटे केटायन? बड़े के टाइम। तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? साक्षी समझ में नहीं आ रहा है? नो सर। देखो, बड़े एनायन, बड़े लोग बड़ी पसंद, सुना ना आपने? बड़े यस सर। बड़े एनायन बड़े केटायन के साथ बॉन्ड बनाना पसंद करेंगे, और बड़े एनायन का बड़े केटायन के साथ स्ट्रॉन्ग स्टेबल बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो जब यस आप NO3 माइनस, CO3 2 माइनस, SO4 2 माइनस, ये सब बड़े एनायंस हैं, तो इनका बड़े केटायन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। और जब आप ग्रुप में नीचे की तरफ मूव करते हो, Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, CS प्लस, तो नीचे मूव करते वक्त इन केटायंस की साइज बढ़ती है या कम होती है? बढ़ती है। बढ़ती है। तो इन बड़े एनायन का नीचे की तरफ मूव करने पर बॉन्ड स्टेबल बनेगा या नहीं? यस स्टेबल बनेगा। यस सर। तो मतलब आपका ऑप्शन डी भी सही है। यस सर। समझ में आता है सबको? बताइए। यस सर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स arrange the following compounds in the increasing order in the increasing order of thermal stability. In the increasing order of thermal stability. क्या क्या दिए हैं आपको? K2CO3, BeCO3, MgCO3 एंड CaCO3, ये सारे दिए हैं आपको। इसको मैंने बोल दिया नंबर 1, इसको बोला नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। चलिए, आपको थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। सर पहले MgCO3, पहले CaCO3।
सर सर K2 CA फिर CA फिर MG फिर B। सर 1 सबसे 4 सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सर K2CO3। यस सर। सर बड़ा कैटायन में बड़ा आना है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ आपके पास 1। यस सर फिर इसके बाद CaCO3। सबसे ज्यादा हुआ आपके पास 1। चलिए फिर 1 से कम 4 4 CaCO3। जब आप नीचे की तरफ मूव करते हैं तो कार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी बढ़ती है। कार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी बढ़ती है नीचे की तरफ मूव करने पर। सर डाउन द ग्रुप कार्बोनेट्स की थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है ना। ठीक है, लेकिन ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये तो डिकम्पोज हो जाता है ना हीट करने पे। सर लेकिन जब हीट नहीं हुआ तब। नहीं, थर्मल स्टेबिलिटी का तो मतलब ही वो है ना कि हीट करने के साथ आप चेक कर रहे हैं। तो सर फिर वो लास्ट होना चाहिए। हीट करने के साथ आप चेक कर रहे हैं ना यहाँ पर। तो सर फिर उसके बाद MgCO3 आना चाहिए। MgCO3 तो फर्स्ट के बाद क्या आएगा फिर यहाँ पर? थर्ड थर्ड। फिर सेकंड फिर फोर्थ। फर्स्ट के बाद थर्ड एंड देन सेकंड एंड देन आएगा आपका फोर्थ, इस तरह से। बताइए। सर फिर हीट किया तो फिर इन बाकी कंपाउंड्स को तो नहीं होगा क्या ऑक्साइड में कन्वर्ट? लेकिन CaCO3 ज्यादा आसानी से कन्वर्ट होता है ना। हम CaCO3 की प्रॉपर्टी में भी ये चीज लिखे हुए हैं। हमने ये चीज CaCO3 की प्रॉपर्टीज में भी लिखी थी जब हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स पढ़ रहे थे, तब कार्बोनेट्स के अंदर। ओके सर। कार्बोनेट्स के अंदर जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पर भी हमने ये लिखा था। ठीक है, यस सर। ओके, जस्ट 1 सेकेंड। ये क्या हो गया बच्चों? अभी क्लियर है? यस सर। अभी आपको स्क्रीन क्लियरली दिखाई दे रही है या थोड़ा बड़ा यस करने सर। की जरूरत है? सर बहुत हो गए। जो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। सर अभी ठीक है? ठीक है इतना। यस सर। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए आपको बताना है, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग arrange the following in decreasing order of melting point. In decreasing order of melting point, ठीक है। क्या क्या दिए आपको? आपको दिया है LiCl, KCl, NaCl, RbCl एंड CsCl। ये 5 कंपाउंड्स दिए हैं आपको यहाँ पर, LiCl, KCl, NaCl एंड RbCl। आपको इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट में कन्वर्ट करना है, लिखना है।
देखिए सब में एनायन तो सेम है, सबसे छोटा कोटैन कौन सा है? सर लिथियम। लिथियम। लिथियम क्लोराइड LiCl। तो जो LiCl है इसमें Li प्लस सबसे छोटा होता है, तो इसका पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होता है। यस सर। पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने की वजह से इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, और जो Li लिथियम Cl है बस यही एक कोवेलेंट कंपाउंड है इन सब में से। यस सर। जो लिथियम क्लोराइड है बस यही एक कोवेलेंट कंपाउंड है, और बाकी सारे क्या हैं? आयनिक। आयनिक। तो किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, कोवेलेंट कंपाउंड्स का या आयनिक कंपाउंड्स का? सर आयनिक। कोवैलेंट। आयनिक का ज्यादा होता है ना बेटा, फोर्स ऑफ यस अट्रैक्शन सर। ज्यादा होता है उनमें। यस सर। तो सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? सर लिथियम क्लोराइड का। लिथियम क्लोराइड का। ठीक है, तो लिथियम क्लोराइड को मैंने सबसे लास्ट में लिखा, मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, तो लिथियम क्लोराइड को मैंने सबसे लास्ट में लिखा LiCl। चलिए अब बताइए LiCl से ज्यादा किसका होगा? अब बाकी सारे आयनिक कंपाउंड है, तो जब आप नीचे की तरफ मूव करते हैं, जब आप नीचे आयनिक की तरफ कैरेक्टर। मूव करते हैं तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है या कम होता है? सर बढ़ता है। बढ़ता है सर। देखो ऐसे समझो, जब आप नीचे की तरफ मूव करते हो देखो सब पे चार्ज तो सेम है ना, सब पे चार्ज सेम है, आपको सिर्फ क्या देखना है, रेडियस देखना है, साइज देखना है। ठीक है, आपको साइज देखना है यहाँ पर। तो अगर मैं लेटेस्ट एनर्जी की बात करूं, लेटेस्ट एनर्जी अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो हमने क्या बोला, लेटेस्ट एनर्जी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू लेटेस्ट एनर्जी। लेटेस्ट एनर्जी क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो लेटेस्ट एनर्जी कैसे बताते हैं हम? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से, मतलब प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R प्लस प्लस R माइनस इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर Q1 Q2 तो सब जगह सेम होगा, क्योंकि सब पे चार्ज क्या है, +1 और -1। चार्ज सब पे +1 -1 है, तो Q1 Q2 सबका सेम है, बस फर्क कितने का है, R प्लस प्लस R माइनस का, मतलब कैटायन और एनायन की साइज। तो सबसे ज्यादा जहां पर साइज होगी वहां लेटेस्ट एनर्जी सबसे कम होगी, तो मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे कम होगा। तो सबसे छोटा किसका हुआ फिर इन सब में से? NaCl का। सबसे छोटा किसका हुआ? NaCl, फिर उसके बाद KCl, फिर उसके बाद RbCl, फिर उसके बाद CaCl। क्या ये ऑर्डर समझ पा रहे हैं? बताओ हाँ या ना। सर बॉइलिंग पॉइंट के लिए सबसे पहले चार्ज का क्या करना पड़ता है सर, अगर चार्ज रहे तो? अगर चार्ज सब पे अलग अलग रहते हैं तो हम चार्ज ही कंसिडर करेंगे, जिन पे चार्ज ज्यादा उनका लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। अगर चार्ज सब पे सेम है तो फिर आप क्या देखोगे, साइज, मतलब आप फिर डिनोमिनेटर में साइज देखोगे, R प्लस प्लस R माइनस, मतलब कैटायन और एनायन की साइज। तो जहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है ना ये, तो जहां पर साइज बड़ा वहां पर लेटेस्ट एनर्जी कम, लेटेस्ट एनर्जी कम तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम। तो सबसे बड़ा कैटायन कौन सा है? CS प्लस। तो CS प्लस का लेटेस्ट एनर्जी सबसे कम होगा, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे कम होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं इसको? बताइए, यस सर। ये क्लियर है? बताओ यहाँ तक क्लियर है? सबको क्लियर है ये? चलिए तो हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। सर हाँ बोलो। सर फिर से एक्सप्लेन करें ना। जस्ट 1 सेकंड। देखो इन सब में एनायन तो सेम है, सब जगह पर आपके पास एनायन सेम है सारे,
ठीक है, Cl माइनस बचे आपके Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस एंड Cs प्लस। LiCl तो ये बेचारा कोवेलेंट होता है, तो कोवेलेंट होने के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट तो सबसे कम हो गया। ठीक है, क्योंकि आयनिक का ज्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू कोवेलेंट कंपाउंड्स। अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा है कि मेल्टिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू लेटिस एनर्जी। लेटिस एनर्जी क्या होती है? बेसिकली दो कैटायन और एनायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा वहां उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उतनी उसकी लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी। लेटिस एनर्जी क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आता है ये। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो Q1 Q2 तो सेम है, +1 -1 +1 -1 सब में चार्ज तो सेम ही है सारे कंपाउंड्स में, तो चार्जेस का मल्टीप्लीकेशन तो सब में सेम आता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r प्लस प्लस r माइनस का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब कैटायन और एनायन की साइज। तो देखो यहाँ पर जितना ज्यादा आपके एनायन तो सब जगह सेम है, तो जितना ज्यादा कैटायन का साइज होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, लेटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज का स्क्वायर। तो जितनी ज्यादा कैटायन की साइज होगी उतना लेटिस एनर्जी कम होगा, जितना लेटिस एनर्जी कम होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट भी उतना कम होगा। तो मतलब बड़ा कैटायन तो मेल्टिंग पॉइंट कम। तो Na प्लस के प्लस Rb प्लस Cs प्लस, इसमें जैसे आप ग्रुप में नीचे मूव करते हैं तो कैटायन की साइज बढ़ती जाती है। ठीक है, तो जो सबसे कैटायन है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और जो बड़ा कैटायन है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। बताइए। यस सर। क्लियर है? यस सर। सर हाँ, सर NaCl को सबसे ग्रेटर क्यों लिया? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, क्योंकि उसका साइज छोटा है। Na प्लस के प्लस Rb प्लस Cs प्लस, इन चारों कैटायन में सबसे छोटा साइज किसका है? Na प्लस का, Na प्लस का सर। इसलिए। ठीक है, ओके सर। क्लियर है ये सब? क्लियर है सर। चलिए सर। तो हम आगे चलते हैं। चलिए तो हम पी ब्लॉक एलिमेंट शुरू करते हैं। हो, ये क्या हो गया? Just 1 second, I'll share my screen again. चलिए, क्या आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं अब? यस सर। चलिए तो यहाँ पर हम पी ब्लॉक एलिमेंट शुरू करते हैं। तो आप जानते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में यहाँ पर कितने ग्रुप्स होते हैं? अच्छा है। P block contains 6 ग्रुप्स, ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18। ग्रुप नंबर 18 तक। 6 ग्रुप्स क्यों होते हैं? बिकॉज पी ब्लॉक पी ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं? सच है। 6 इलेक्ट्रॉन्स। पी ब्लॉक के अंदर, पी ऑर्बिटल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर 6 ग्रुप्स होते हैं पी ब्लॉक के अंदर, ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक। ठीक है, तो हम यहाँ पर 11th के अंदर सिर्फ ग्रुप नंबर 13 एंड ग्रुप नंबर 14 की बात करेंगे। ठीक है, 11th में हमारे सिलेबस में कार्बन फैमिली है, सॉरी ग्रुप 13 है बोरॉन फैमिली।
तो यहाँ पर हम बोरोन फैमिली की बात करेंगे ग्रुप 13 के अंदर, और ग्रुप 14 में हम कार्बन फैमिली की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बोरोन फैमिली के बारे में, मतलब ग्रुप 13 एलिमेंट्स, ग्रुप 13 एलिमेंट्स बोरोन फैमिली। चलिए, तो आप मुझे ये बताइए कि बोरोन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। बोरोन, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थीलियम। ठीक है, ये आपको याद है। याद है आप सबको ये? सर। तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थीलियम। ठीक है, तो यहाँ पर इन सब का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखना चाहूँ, इनका एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? What will be their general electronic configuration? Sir, NP1. Noble gas NH2 NP1, noble gas NH2 NP1। ठीक है, तो NH2 NP1 है, मतलब ये मैक्सिमम कितना ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स ये लूज कर सकते हैं टू अचीव अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन? Sir, 3. 3। तो इनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3। इनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3। ठीक है, तो जो ऊपर वाले हैं वो +3 शो कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे मूव करते हो तो इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी जो है वो कम होती जाती है। ठीक है, इनकी टेंडेंसी कम होती जाती है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो बोरोन है, बोरोन, ये बोरोन एक मेटलॉइड की तरह बिहेव करता है। दिस बोरोन इज अ मेटलॉइड। तो मेटालिक कैरेक्टर नीचे की तरफ मूव करने पर बढ़ता है, तो बोरोन यहाँ पर एक मेटलॉइड है। बोरोन इज ए मेटलॉइड, और बाकी से आपके नीचे वाले सारे क्या हैं? मेटल्स। नीचे वाले सारे मेटल्स हैं, और इन सब में से, इस बोरोन फैमिली के सारे एलिमेंट्स में से सबसे ज्यादा अबंडेंस में एल्यूमिनियम पाया जाता है। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इज एल्यूमिनियम। मोस्ट अबंडेंट इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा अबंडेंट होता है। ठीक है, अब ये जो हम सारे जो भी ग्रुप्स पढ़ेंगे यहाँ पर वन बाय वन, तो इनमें आप एक चीज नोटिस करना, आपने पहले भी ये नोटिस किए कि इन सारे एलिमेंट्स में से एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज कौन सा एलिमेंट शो करता है, ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला। Sir, boron वाला. Boron. जो ऊपर वाला एलिमेंट है बोरोन, वो छोटा साइज होने के कारण, छोटा साइज होने के कारण उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है, और उसमें कोई वेकेंट डी ऑर्बिटल्स भी नहीं है। ठीक है, एल्यूमिनियम से डी ऑर्बिटल्स आना शुरू होते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, 3s2 3p1, मतलब थर्ड ऑर्बिट आना शुरू हो गया यहाँ से। तो थर्ड में तो थर्ड 3db आता है, 3db Yes, आता sir. है, यहाँ पर वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं। तो जो बोरोन है यहाँ पर, जो फर्स्ट एलिमेंट है, वो कुछ एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं दैट द generally the first element shows exceptional properties generally the first element shows exceptional properties than rest of the elements due to its small size, and unavailability of
unavailability of vacant d orbitals. Unavailability of vacant d orbitals. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बताइए, क्लियर है यहाँ तक? सर एल्यूमिनियम मोस्ट अबेंडेंट क्यों है सर? मोस्ट अबंडेंट क्यों है? नेचर में इसी तरह से पाया जाता है। ठीक है, उसका रीजन क्या है? मतलब नेचर में इसी तरह से पाया जाता है बस, और क्या? आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस एलिमेंट्स इन बोरॉन फैमिली। ठीक है, अब यहाँ पर हम अकरेंसेस की बात करते हैं कि ये सारे एलिमेंट्स हमें किस किस ओर से मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बोरोन की, तो बोरोन हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? बोरोन की अगर मैं बात करूं तो देखिए, बोरोन बोरोन हमें मिलता है ऑर्थोबोरिक एसिड से। पहला, ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड इज नथिंग बट H3BO3। इसी को आप बोरिक एसिड भी बोलते हैं, जो आप कैरम पाउडर में यूज करते हैं। कैरम पाउडर, यही चीज आप यूज करते हैं। बोरोन के कुछ और कंपाउंड्स, जैसे एक होता है बोरेक्स। बोरेक्स क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया था पहले, Na2B4O7.10H2O, इसको बोलते हैं बोरेक्स। कुछ और, लेट्स सी वन मोर कंपाउंड, इसको बोलते हैं करनाइट। करनाइट, करनाइट क्या होता है? सिमिलर बट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अलग होता है। Na2B4O7.4H2O, इसको बोलते हैं करनाइट। ठीक है, चलिए कुछ एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स की बात करते हैं। यहाँ पर एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स लिए मैंने पहला लिया बॉक्साइट। बॉक्साइट एक एल्यूमिनियम का बहुत इंपॉर्टेंट ओर है, जिससे एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है अर्थ क्रस्ट से। तो ये क्या होता है? Al2O3.2H2O, इसको बोलते हैं बॉक्साइट। ठीक है, और क्या है हमारे पास? क्रायोलाइट। क्रायोलाइट, क्रायोलाइट इज Na3Al(F6), इसको बोलते हैं क्रायोलाइट। यहाँ तक क्लियर है? कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स जिसमें हमको बोरोन और एल्यूमिनियम मिलते हैं, जहां से। यहाँ तक क्लियर है? मिनट ऊपर लेना। यस सर। बोले यहाँ तक क्लियर है? यस सर। चलिए अब हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं इस फैमिली की। तो सबसे पहले मैंने लिया एटॉमिक रेडियस। सबसे पहले मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ एटॉमिक रेडियस। देखो हमारे पास क्या है? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। तो वैसे जनरली अगर हम देखते हैं, तो किसी भी ग्रुप की अगर बात की जाए इन जनरल, तो जब आप ग्रुप में नीचे की तरफ मूव करते हैं, तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है या कम होता है? बढ़ता है। बढ़ता है एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। रीजन क्या है उसका? सर, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ शेल्स इलेक्ट्रॉन्स बढ़ती हैं। बढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जब आप नीचे की तरफ बढ़ने लगे, तो जब आप बोरोन से एल्यूमिनियम गए, फिर एल्यूमिनियम से जब गैलियम गए, तो जब आप गैलियम, बताइए गैलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? गैलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 31। 31 होता है। मतलब ये जिंक के जस्ट बाद आता है।
जिंक के जस्ट बाद आता है, जिंक का 30 होता है ना, यस सर। जिंक का 30 होता है, तो ये जिंक के जस्ट बाद में आता है 31। तो जब आप एल्यूमिनियम से गैलियम में आते हैं, ठीक है, जब आप एल्यूमिनियम से गैलियम में आते हैं तो उसके पहले यहाँ पर ये आपका बोरोन, एल्यूमिनियम, ये गैलियम और इंडियम एंड देन थीलियम। तो यहाँ पर आपके पास कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर आपके पास 10 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर स्कैंडियम से यस सर। लेकर जिंक जिंक। तक। तो बोरोन से एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से गैलियम और देन इंडियम। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब ये 3D के आते हैं, जब 3D के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आते हैं तो अब 3D का साइज काफी बड़ा होता है, मतलब यहाँ पे 3D जो है वो फैला हुआ होता है, डिफ्यूज्ड होता है। तो डिफ्यूज होने से क्या हुआ कि अब न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा लगता है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन थोड़े न्यूक्लियस के पास आ जाते हैं और साइज छोटा हो जाता है। तो ये जो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी पुअर शील्डिंग की वजह से, डी इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग की वजह से साइज में थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, और इसी को बोलते हैं 3D कॉन्ट्रैक्शन। ये 3D सीरीज के एलिमेंट्स की वजह से हुआ, तो इसको बोलते हैं 3D कॉन्ट्रैक्शन। तो 3D कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जब आप एल्यूमिनियम से गैलियम के नीचे मूव किए तो साइज वैसे तो बढ़ना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली 3D कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज छोटा हो गया। क्या आप समझ पा रहे हैं रीजन? यस सर। सर वापस बोलो ना एक बार। जब आप बोरोन से एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम से गैलियम गए तो गैलियम के पहले ये 10 3D वाले एलिमेंट्स आते हैं, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, ठीक है। इन सारे एलिमेंट्स में ये 3D में इलेक्ट्रॉन्स भरे जा रहे थे। अब होता क्या है कि हमारा न्यूक्लियस है, इज आवर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के यहाँ पे सराउंडिंग में सारे अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। अब जब आप गैलियम में गए तो गैलियम से पहले यहाँ पे 3D आ गया। अब देखो, जब आप बात करते हो s ऑर्बिटल की, p ऑर्बिटल की और फिर d ऑर्बिटल की, तो जैसे जैसे आप s p d f से नीचे जाते जाते हैं तो ये ऑर्बिटल्स जो हैं ये डिफ्यूज होते जाते हैं। दिस ऑर्बिटल्स बिकम मोर एंड मोर डिफ्यूज्ड। डिफ्यूज्ड का मतलब क्या है? ये ऑर्बिटल्स मतलब फैले हुए होते हैं, फैले हुए होते हैं ऐसे, ठीक है, फैले हुए होते हैं। तो डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल्स होने की वजह से अब जो इस डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन काफी फैले हुए होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स फैले हुए होते हैं तो अब यहाँ पर होता क्या है बेसिकली कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घेर के रखे हुए हैं। न्यूक्लियस, फिर न्यूक्लियस के बाहर क्या है? 3D, और 3D के बाहर फिर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो 3D के इलेक्ट्रॉन्स अब फैल गए, तो फैलने की वजह से न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को पहले पकड़ के रखा था। अब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन जैसे फैल गए तो उनकी जो शील्ड थी, ये शील्ड इनकी ऐसे बिखरी हुई है, अब दूर दूर फैली हुई है शील्ड। तो इसकी वजह से पहले ये जो 3D के इलेक्ट्रॉन्स थे, जो भी इनर इलेक्ट्रॉन्स होते थे, वो इनर इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को उतना न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करने नहीं देते थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये थोड़ा मतलब फैल गए हैं, साइज बड़ी हो गई इन 3D ऑर्बिटल्स की। तो फैलने की वजह से अब वो उतना शील्डिंग अच्छे से ऑफर नहीं कर पाते हैं, तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा पड़ने लगता है, जिसकी वजह से साइज छोटी हो जाती है। समझ में आता है? बोलो, समझ में आता है या नहीं? बताइए हाँ या ना। नो सर। देखो, आप लिखिए, यहाँ पे मैं आपको स्टेटमेंट बोलता हूँ, वो आप लिखिए सबसे पहले। देखिए, इतना आपको समझ में आता है कि जैसे अगर मैंने लिखा, जैसे अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, लेट अस से हमारे पास है गैलियम, ठीक है, गैलियम का एटॉमिक नंबर होता है 31, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 फिर
4 so 4s2 4s2 3d फिर 10 and then 4p1 4p1 इस तरह से, ठीक है। तो देखिए अब जब 4p1 में ये आया, 4p1 में जब ये आया, ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इसका 4p1 वाला, ठीक है, इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, ये सारे इसके लिए इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो भी इसके अंदर हैं, ये सारे इस 4p1 वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, 4p वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए सारे इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, समझ पा रहे हैं। तो अब क्या हुआ, ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये यहाँ पर है, ये आपका 4p वाला इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो एक इलेक्ट्रॉन है अकेला वाला। अब यहाँ पर इसके अंदर क्या हुआ, ऐसे ही इसके अंदर ऐसे बहुत सारे अलग अलग इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इनके अंदर घूम रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर से अंदर घूम रहे हैं। तो देखो जो फर्स्ट ऑर्बिट होगा, आप समझने की कोशिश करना, जैसे मान लो ये है हमारा न्यूक्लियस, ये मेरा न्यूक्लियस है, ठीक है। फिर जो फर्स्ट शेल होगा यहाँ पर n=1, n=1 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर n=2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, n=2 में 8 कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पर। आठ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। फिर थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स 8 होंगे, थर्ड ऑर्बिट में कितने होंगे बोलो, 8 थर्ड ऑर्बिट में कितने होंगे, 18 होंगे ना। थ्री एस के 2, 3p के 6 और 3d के 10, कितने हो गए, 8 18 18 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 3s 3p और 3d, ठीक है। अब जो 3d का शेप होता है, ये 3d का शेप आपने देखा होगा पहले कभी, आपने ऑर्बिटल्स का शेप तो देखा होगा ना, मैंने आपको शायद पिछली किसी क्लास में बताया था। डम्बल हाँ, एस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, स्फेरिकल, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, और पी ऑर्बिटल क्या होता है, डम्बल शेप। पी ऑर्बिटल ऐसे डम्बल शेप का होता है, और डी ऑर्बिटल कैसा होता है, डबल दो डम्बल। डम्बल डबल डम्बल। दो देखो डम्बल आप तो जानते हैं सब कुछ, ये डी ऑर्बिटल होता है। तो आप ये चीज समझ पाएंगे कि डी ऑर्बिटल्स के जो हैं, वो डी ऑर्बिटल्स के जो लोब्स हैं, ये जो 4 लोब्स हैं डी ऑर्बिटल के, जो बलून्स हैं, वो बहुत ऐसे फैले हुए हैं, ऐसे फैले हुए हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो ये 4p का एक इलेक्ट्रॉन है, 4p का एक इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर सारे न्यूक्लियस है, अंदर एक न्यूक्लियस है, और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है 4p वाला, उसके अंदर ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या हुआ बेसिकली कि, अब थोड़ा ध्यान से सुनना, देखो लास्ट बार बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। ये जो न्यूक्लियस है, अंदर जो न्यूक्लियस है, और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, बताओ क्या ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इसके बीच में, यस सर तो यस न्यूक्लियस सर। इसको पकड़ के रखना चाहता है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अब ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, ऐसे 1 2 3 ऑर्बिट्स हैं। उन तीनों के अंदर अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं, जैसे 1s 2s 2p 3s 3p 3d, ऐसे अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं अंदर। यहाँ तक आप सब समझ पा रहे हैं। यस सर इन ऑर्बिटल्स के अंदर भरपूर इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, सब में इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। तो ये न्यूक्लियस बेचारा इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसको अपनी तरफ खींचना चाहता है, लेकिन जो अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आइडेंटिकल है। तो ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स उसको बाहर की तरफ धक्का दे रहे हैं, रिपल्सिव अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स उसको रिपेल कर रहे हैं, और ये न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। समझ पा रहे हैं लड़ाई क्या हो रही है। यस सर अंदर वाला न्यूक्लियस बोल रहा है कि जाने नहीं देंगे तुझे, और जो इलेक्ट्रॉन्स है, इनर इलेक्ट्रॉन्स, वो उसको धक्का दे रहे हैं बाहर कि भैया तुम निकलो यहाँ से, ठीक है। अब जब ये जो अंदर वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक बेसिकली शील्ड का काम कर रहे हैं, ये कवर का काम कर रहे हैं, शील्ड बना रहे हैं इसकी चारों, न्यूक्लियस की चारों तरफ, न्यूक्लियस की चारों तरफ एक शील्ड बना रहे हैं, जो कि
इस बेचारे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को वो न्यूक्लियस का प्यार एक्सपीरियंस नहीं करने दे रहे हैं। समझ पा रहे हो? यस सर। मतलब ये इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस एक दूसरे के लवर हो गए और ये अंदर बीच में कौन खड़े हैं? ये विलन खड़े हैं। ठीक है, ये विलन अपनी शील्ड पेरेंट्स। बनाए खड़े हुए हैं कि नहीं आने देंगे इनको। ठीक है, अब हुआ क्या जब 3D के 10 इलेक्ट्रॉन थे तो अभी तक तो उससे पहले तो बात ठीक थी, मतलब 3D से पहले बात ठीक थी, 2s 2p 1s इन सब में तो बात ठीक थी। लेकिन 3D में क्या हुआ कि ये जो शील्ड है, अब 3D की जो टीम थी विलेंस की वो थोड़ी बिखरी हुई है। 3D वाले जो विलेंस हैं वो थोड़े बिखरे हुए हैं, मतलब दूर दूर खड़े हैं। उनका साइज बड़ा है ना 3D का, तो वो विलेंस दूर दूर खड़े हैं। अब तो बताओ, अगर दूर दूर खड़े हैं तो क्या वो इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा? हो जाएगा सर। यस सर। हाँ सर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल जाएगा अब उनको, क्योंकि अब विलन के बीच में गैप आ गया थोड़ा, तो खिड़की में से देख लेंगे। ठीक है, विलन के बीच में अगर गैप आ गया तो अब न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से अब साइज क्या हो जाएगी? मतलब इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा न्यूक्लियस के थोड़ा, तो साइज कम हो जाएगी। इसी को बोलते हैं 3D कॉन्ट्रैक्शन। सर समझ पा रहे हो यार तुम? मीन्स वो वैकेंट स्पेस से वो ये कर रहा है सर। 3D की साइज बड़ी थी, नहीं समझे अभी तक? अरे 3D हाँ की साइज समझ गए बड़ी थी सर। तो वो उसको रोक नहीं पाए इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करने से। ठीक है, समझ में आया? यस सर। तो बस यहाँ पे लास्ट में आप लिख लो इस सारी कहानी का सारांश। ड्यू टू, आप जल्दी से अपना अटेंडेंस आंसर कर दो, ये लास्ट ट्रेंड हम लिख लेते हैं आज के लिए। तो आप लिखेंगे ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ of 10d electrons, due to poor shielding of 10d electrons, 10d electrons की पुअर शील्डिंग की वजह से, क्या हुआ? the effective nuclear charge increases and therefore the size decreases। तो इसकी वजह से हुआ ऐसा कि होना चाहिए था आपका बोरोन, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, और फिर इंडियम, और फिर थीलियम। ऐसा ऑर्डर जनरली होना चाहिए था। जनरली यही ट्रेंड एक्सपेक्टेड था एटॉमिक रेडियस के लिए, लेकिन ऐसा ट्रेंड फॉलो नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज जब आप एल्यूमिनियम से गैलियम में गए तो गैलियम में आपके 10d इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आ गए वहां पर, उनकी वजह से साइज छोटा हो गया। मतलब गैलियम का साइज होना चाहिए था एल्यूमिनियम से बड़ा, लेकिन ये 3D के 10 इलेक्ट्रॉन आने की वजह से, इस 3D कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज छोटा हो गया गैलियम का, तो गैलियम का नंबर पहले आ गया एल्यूमिनियम से। तो एक्चुअल ट्रेंड क्या फॉलो होता है यहाँ पर? जो एक्चुअल ट्रेंड फॉलो होता है that is boron, then gallium, and then aluminium, and then indium, and then थीलियम। ये जो रीजन है, इस रीजन को क्या बोलते हैं? 3D कॉन्ट्रैक्शन। 3D कॉन्ट्रैक्शन। बताइए, क्या ये समझ में आता है सबको? सर सिर्फ गैलीलियम के लिए बताइए, उसके बाद हाँ, उसके बाद नहीं होता, सिर्फ गैलियम के लिए, क्योंकि उसके बाद तो फिर ये तो कॉमन बात हो गई ना, मतलब एक्सक्यूज डी मी ऑर्बिटल्स सर। का आना। सर फिर 4d हो जाएगा, गैलियम मतलब 4 पीरियड चालू होता है। फिर तो कॉमन बात हो गई, मतलब पहली बार डी ऑर्बिटल कहाँ आया था? एल्यूमिनियम से गैलियम के बीच में, इसलिए। यस सर। ठीक है, सर पर गैलियम थोड़े ना 10d इलेक्ट्रॉन्स में आता है सर। अरे गैलियम से मतलब एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच में 10d वाले आ गए ना, नहीं हाँ समझे? सर। देखो हुआ क्या कि एल्यूमिनियम से गैलियम जब आप एक ग्रुप में नीचे उतरते हो तो साइज बढ़नी चाहिए थी, लेकिन उतरने से पहले ही ये इस तरफ उनके आगे ये 10 एलिमेंट्स की, ये 10 विलेंस आ गए ना डी वाले,
तो उनकी वजह से साइज कम हो गई। मतलब एल्यूमिनियम से गैलियम उतरते वक्त बढ़नी चाहिए थी, लेकिन इनकी वजह से कम हो गई, इसीलिए इसको बोला डी कॉन्ट्रैक्शन, 3D कॉन्ट्रैक्शन। ओके सर, थैंक यू। एवरीवन आंसर अटेंडेंस। किसी को कोई डाउट्स है यहाँ तक? नो सर।